नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को विदित है, उड़ान आईएएस एकेडमी छात्र हित हेतु वीडियोस की निरंतर श्रृंखला लेकर आता रहा है, जिनको आपका भरपूर सपोर्ट और स्नेह भी प्राप्त हुआ। इस सीरीज के अंतर्गत हमने आपको मुख्य परीक्षा 2018 का उत्तर पुस्तिका के साथ विश्लेषण भी हमने उपलब्ध कराया। आगामी जो मेंस का परीक्षा होगा उसमें आप सभी को इस जो मुख्य परीक्षा का विश्लेषण किया गया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ऐसी आशा मैं कर सकता हूं। और जो भविष्य में और आगे देने वाले हैं मुख्य परीक्षा, उनको भी इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का भी हमने विश्लेषण किया, जिसके तहत हमने संपूर्ण चैप्टर, उसमें जितने भी डाटा होते हैं और जितने भी योजनाएं होती हैं, हमने उसके बारे में चर्चा की, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे। उससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, जिसमें छात्र बहुत असमंजस में रहते हैं, और वह विषय है भारतीय संविधान का संशोधन। कि भारतीय संविधान में इतने जो संशोधन हुए उसमें से कौन सा संशोधन पढ़ा जाए और किसे छोड़ा जाए। ठीक, क्योंकि 1 से लेकर 104 तक संशोधन हो चुके हैं, सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठीक इसमें टाइम टेकिंग लग जाता है। तो इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी महत्वपूर्ण नहीं है, 1 से लेकर 104 तक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है जिनको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो कि आपके प्री में, जो आपके मेंस में, जो आपके व्यापम के परीक्षाओं में आने की बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो उन पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान का संशोधन क्या होता है, या फिर संविधान का संशोधन क्या होता है, संशोधन के कितने प्रकार हैं, संशोधन की क्या प्रक्रिया है, और अब तक के कितने महत्वपूर्ण संशोधन हम देखेंगे, 1 से लेकर पूरे 104 तक के। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं जो असमंजस यहां पर उत्पन्न होता है, कैसे होता है विद्यार्थियों को। देखते हैं, जब हम क्लासरूम में होते हैं, जब हम क्लासरूम में क्या करते हैं, संविधान पढ़ रहे होते हैं, तब हम पढ़ते हैं भाग 1 से लेकर पूरा 22 तक। भाग 1 आता है, फिर भाग 2 पढ़ते हैं, फिर भाग 3 पढ़ते हैं। मतलब हम 1 अनुच्छेद 2, 3, 4 भाग 1 के तहत पढ़ेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाग 2 तक, भाग 2 का रहेगा ये। ठीक है, तो जब हम अनुच्छेद पढ़ते रहते हैं तो उसी समय हम संशोधन भी पढ़ लेते हैं। ठीक, कैसे पढ़ लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 3 आ गया, अनुच्छेद 3 में एक 5वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसको वहीं पास पढ़ लेते हैं। तो हम भाग के साथ, अनुच्छेद के साथ क्या करते हैं, संशोधन को पढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक लोगों में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, क्या कि कौन से संशोधन को पकड़ा जाए और कौन से संशोधन को छोड़ा जाए। ठीक, पूरा कॉपी उठाया जाए या फिर केवल संशोधन को अलग से पढ़ लिया जाए, क्योंकि संशोधन अलग से एक टॉपिक हो जाता है यहाँ पास। ठीक, इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम संशोधन को क्या कर देते हैं, 1 से लेकर 104 में कुछ कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को उठाकर उसे क्रम से पढ़ते हैं। जैसे पहला पढ़ा, ठीक, 5वां पढ़ा, 8वां पढ़ा, इस प्रकार से क्रम से चलते चले जाते हैं। तो ये एक तरीका यहाँ पर बहुत कारगर साबित होता है। तो हम इस तरीके को लेकर क्या करेंगे, हम संशोधन को पढ़ने वाले हैं। हम 1 से लेकर पूरा 104 तक जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण होगा हम उसे देखते चले जाएंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, भारतीय संविधान का संशोधन क्या होता है। ठीक, प्रश्न, भारतीय संविधान का संशोधन या संविधान का संशोधन क्या है और क्या होता है। देखिए, संविधान जो बना हमारा 1950 को बना, लागू कर दिया गया 1950 को। 2020 तक ये आज भी क्या है, जीवित है, चल रहा है। क्या इसमें जो प्रावधान थे उस समय आज भी है? हाँ, आज भी है। ठीक, इसकी मूल भावना को आज तक इसमें बदला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रावधान है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी तो उसे हटा दिया गया। कुछ कुछ ऐसे प्रावधान या ऐसे विषय, ऐसे अनुच्छेद थे जिनकी हमें बाद में आवश्यकता पड़ी तो उसे हमें यहाँ जोड़ दिया गया। कुछ हटाना है और कुछ जोड़ना भी है। ठीक, यदि ये दोनों काम नहीं होगा तो ये संविधान आगे चलकर, या कोई भी विधेयक हो, कोई भी अधिनियम हो, वो काम का नहीं रह जाएगा यदि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसी को देखते हुए उसमें बदलाव करने की क्या दे दी जाती है, शक्ति भी दे दी जाती है। मतलब किसी भी संविधान में समय एवं जरूरतों के अनुरूप उसमें बदलाव करना संविधान का क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन की करने की शक्ति रखती है। ठीक, ये शक्ति या तो संसद के पास होगी, राज्यों के पास, किसी किसी देश में संसद के पास होती, किसी न्यायपालिका भी संशोधन कर सकता है। ठीक है, जिस प्रकार का वहां शासन प्रणाली को, उस प्रकार वहां पे ठीक संशोधन की शक्ति भी उन्हीं के पास होगी। हमारे यहाँ किसके पास है, जनरली वो संसद के पास है। दूसरा प्रश्न जो था हमारा वो था संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतीय संविधान का जो संशोधन है वो कहाँ लिखा हुआ है, भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है।
ठीक, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? जो अनुच्छेद 368 है उसमें 2 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ठीक, मतलब ये जो हमारा संविधान है उसमें 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार से संशोधन बता दिया गया। परंतु हमारे संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकते हैं? 3 प्रकार से हो सकते हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक, 2 प्रकार तो जो 368 में पहले से था। ठीक, और एक और जो प्रकार था हमारा वो ऐसा संशोधन है जो कि कौन से बहुमत से किया जाएगा? सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधन। याद रखिएगा, इस प्रकार का जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत शामिल नहीं किया जाता। मतलब यदि कोई संविधान का संशोधन होता है किसके तहत? सामान्य बहुमत के तहत, तो वो 368 में शामिल नहीं होगा। मतलब वो 1 से लेकर 104 की श्रेणी वाले में नहीं आएगा वो। ठीक है, चलते हैं प्रकार की ओर। ठीक, प्रकार में किन 3 प्रकार की बात है, कौन सा बहुमत है, उसकी ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। फिर जो 2 प्रकार हमने जब बात की थी 368 के तहत, उसमें है विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। और ये विशेष बहुमत किसका? लोकसभा और राज्यसभा का विशेष बहुमत। ठीक है, और तीसरा जो टाइप हो जाता है वो है विशेष बहुमत प्लस किसका? कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा होने वाला संशोधन। ठीक है, मतलब विशेष बहुमत संसद का तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्य। ठीक है, कम से कम मान लेते हैं कि 29 राज्य हैं, तो 29 में आधे राज्य कितने हो जाएंगे? 15 होना पड़ेगा वहां पास। ठीक है, कम से कम की बात कर रहा है वो, मतलब आधे तो होने ही चाहिए वहां पास। चलते हैं पहले की ओर। ऐसे अनुच्छेद जो संसद के कौन से बहुमत से हो जाते हैं? साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित होते हैं। ठीक, दुविधा क्या है यहाँ पर? दुविधा यह है कि ये साधारण बहुमत को हम समझे कैसे? साधारण बहुमत कहने का तात्पर्य होता है दोस्तों उपस्थित और मतदान का क्या? बहुमत। कैसे उपस्थित? उदाहरण की ओर समझते हैं। उदाहरण क्या है? ठीक, मान लेते हैं कि एक सदन है, कोई भी सदन उठा लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, कोई भी एक उठा लेते हैं, एक रैंडम नंबर है। वहां कुल सदस्य संख्या कितनी है उस सदन की? 545 है। ठीक है, कुल सदस्य संख्या 545 है। ठीक, आज के डेट में हमें क्या करना है? एक विधेयक पर मतदान करना है, और उस विधेयक पर मतदान करने के लिए उपस्थित कितने हुए हैं? उपस्थित हुए हैं 310। और मतदान कितने ने किया? मतदान किया 300 ने। आए थे 310, लेकिन वोट किया कितने ने? 300 लोगों ने। तो उपस्थित और मतदान कितने हो गए? वो 300 हो जाएंगे। याद रखिएगा, 310 नहीं होंगे, कितने होंगे? वो 300 होंगे, जो उपस्थित भी हैं और जो मतदान भी किए। अब इसका बहुमत की बात कर देते हैं, तो इसका बहुमत हो जाएगा 1/2 कर देते हैं इसका, तो 150। मतलब यदि उस विधेयक पर 150 लोगों ने पक्ष में वोट कर दिया, उसका समर्थन कर दिया, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? उस सदन से पारित माना जाएगा। ये होता है भारतीय संविधान का साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। ठीक, अभी संशोधन को क्या 368 के तहत मानते हैं? नहीं मानते इसे। मतलब ये 1 से लेकर 104 की श्रेणी में नहीं आता। ये संशोधन तो है संविधान का, लेकिन इसे हम उस संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते जो कि 368 के तहत होते हैं। ठीक, इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से संशोधन है जो साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं और उनको हम संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते, 368 में नहीं रखते। जब हम नए राज्यों का क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं या उसकी स्थापना कराते हैं, मतलब अनुच्छेद 2। जब हम नए राज्यों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, मतलब अनुच्छेद 3 की बात हो रही है। जब हम राज्यों में विधान परिषद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं या उसकी क्या करते हैं? समाप्ति करते हैं, अनुच्छेद 169। जब हम केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, जब हम 5वीं और 6वीं अनुसूची में क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, जब हम राजभाषा का प्रयोग करने हेतु कोई कानून बनाते हैं, जब हम नागरिकता की समाप्ति और प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो इस प्रकार के संशोधन के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और जब साधारण बहुमत का संशोधन होता है तो उसे हम अनुच्छेद 368 के तहत नहीं करते हैं। मतलब अनुच्छेद 368 के तहत कौन कौन से आएंगे? केवल 2, जो कि लास्ट दूसरा जो था विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन, और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों। चलते हैं दूसरे की ओर, संसद के विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। अब ये संसद में लोकसभा और राज्यसभा का क्या चाहिए? हमें विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का विशेष बहुमत। ठीक, समझते हैं विशेष बहुमत में क्या 2 स्थिति पैदा होती है। यहाँ पर 2 स्थितियां होती हैं विशेष बहुमत में। जब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की, तो यहाँ पर 2 स्थिति है। स्थिति नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, स्थिति नंबर 1, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ध्यान से, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत। दूसरा बोलता है यहां पर स्थिति, उपस्थित और मत देने वाले
सदस्यों का कितना, 2/3, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। अब ये दोनों स्थितियां एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। जब दोनों स्थिति एक साथ फुलफिल होंगी तब जाके वो विधेयक पारित होगा। उदाहरण के जरिए इसको समझा जाता है, देखते हैं कैसे। मानते हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545, ठीक है। सदन की कुल सदस्य संख्या 545, उपस्थित कितने हुए हैं, 430, मतदान कितनों ने किया, 420, ठीक। तो उपस्थित और मतदान कितने हो गए, 420, ठीक। साधारण बहुमत में समझाया था इसको मैं। तो उपस्थित भी है और मतदान भी किया है, वो कितने हो गए, 420। चलते हैं स्थिति नंबर 1। हमारा स्थिति नंबर 1 क्या कहता था, कुल सदस्य संख्या का हमें क्या चाहिए था, बहुमत चाहिए था। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545। तो 545 का बहुमत 272, 205, मतलब हमें न्यूनतम 273 मत चाहिए। कोई विधेयक है तो हमें इस पर स्थिति 1 के अनुसार 273 मत तो इस पर चाहिए ही चाहिए, मतलब इसका इतना 273 लोग उसका समर्थन अवश्य रूप से करें। दूसरी स्थिति क्या थी, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत चाहिए था, लेकिन कौन सा बहुमत, 2/3 बहुमत। तो उपस्थित कितने और मतदान कितने हमारे पास, 420 है। इसका 2/3 हमें चाहिए, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस विधेयक पर 280 वोट भी चाहिए। 273 तो चाहिए ही चाहिए था, दूसरी बार कितना चाहिए था, 280 भी हमें चाहिए था, दोनों एक साथ चाहिए। देखते हैं 2 परिदृश्य इसमें भी। परिदृश्य नंबर 1, मान लेते हैं 420 में, क्योंकि 420 उपस्थित है, याद कीजिए। मान लेते हैं कि 420 में से 300 लोगों ने क्या किया, उसके पक्ष में वोट कर दिया और 120 ने उसके विपक्ष में वोट कर दिया। तो क्या ये 300 बड़ा है 273 से, जो कि पहला स्थिति था हमारा। स्थिति एक क्या था, 273 चाहिए था। हाँ, 300 बड़ा है 273 से, तो पहला स्थिति पूर्ण हो गया। फिर है 300 क्या 280 से बड़ा है, हाँ 300 280 से बड़ा है, तो ये दूसरा स्थिति भी क्या हो गया, पूर्ण हो गया। जब दोनों स्थिति एक साथ क्या हो जाती हैं, पारित हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो विधेयक क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। उस सदन से माना जाता है ना, दोनों सदन से नहीं, उस सदन की जहां पर ये पहले लाया गया था। फिर जब हम दूसरे परिदृश्य की ओर देख लेते हैं, 420 में से 275 ने पक्ष में कर दिया, 145 ने क्या किया, विपक्ष में कर डाला। स्थिति एक क्या बोलता था कि 273 से ज्यादा चाहिए। क्या 275 273 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो ये पहला स्थिति तो पारित हो गया। फिर दूसरा स्थिति बोलता था कि हमें 280 वोट भी चाहिए, लेकिन 280 चाहिए था, क्या 275 280 से ज्यादा है, नहीं, इसलिए ये वाला स्थिति पूर्ण नहीं हो पाया। मतलब दोनों स्थिति में से एक तो पूरा हुआ लेकिन दूसरा पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब विधेयक को पारित नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों स्थिति एक साथ क्या होनी चाहिए थी, फुलफिल होनी चाहिए थी। समझ में आया होगा दोस्तों कि विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत में दोनों स्थिति जो निर्मित हो रही हैं उन दोनों को ही एक साथ क्या होना चाहिए, फुलफिल वहां पर होना चाहिए। चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार हमारा कहता है संसद का विशेष बहुमत। अभी जो पढ़ा वही है, ठीक, कोई अलग नहीं है, ये संसद का विशेष बहुमत। लेकिन इसके साथ साथ जब संसद इसको पारित कर लेगा, उसके साथ साथ हमें क्या, आधे राज्यों का क्या चाहिए, यहाँ पास अनुसमर्थन भी चाहिए। आधे राज्य, कम से कम आधे राज्यों का, उनके जो विधानमंडल है उनके द्वारा हमें पारित करना चाहिए। लेकिन ये कौन सा बहुमत, राज्यों का कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीएसटी था, ठीक, जीएसटी सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक। जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ तो ये प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए था, नहीं गया, लेकिन ये प्रेसिडेंट जी के पास नहीं गया। इसे कहां भेजा गया, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यों को भेजा गया। तो असम पहला राज्य था जो कि इसे क्या करता है, समर्थन देता है। फिर छत्तीसगढ़ भी एक नंबर पे आता है, शायद वो 5वें नंबर पे था। तो इसे पहले राज्यों के पास, जब ये आधे राज्यों में पारित हो गया फिर कहां गया, ये प्रेसिडेंट जी के पास गया, ठीक है, उसके बाद जाता है ये, ठीक। तो पहले संसद के विशेष बहुमत से पारित होने वाले और उसके साथ साथ आधे राज्यों के द्वारा, आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसे पारित करना हो जाता है। तो ये तीसरा प्रकार है यहाँ पास, लेकिन 368 में ये दूसरा है, ठीक है, 368 में ये दूसरा है, ठीक। अब देखते हैं इसके तहत ऐसा क्यों किया जाता है, कौन से ऐसे विषय हैं जिसके तहत ऐसा किया जा रहा है। ऐसे अनुच्छेद या विषय जो संघीय मामले से जुड़े होते हैं। कौन से मामले से, संघीय मामले। संघीय मामले में दोस्तों क्या होता है कि केंद्र का भी हस्तक्षेप है उस पर, और किसका हस्तक्षेप है, राज्य का भी है। मतलब उस पर केंद्र की भी शक्ति है और उस विषय पर राज्य की भी शक्ति है। जब दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, साझा हो जाते हैं, तो ऐसे मामलों को हम क्या कह देते हैं, संघीय मामले, ठीक है। तो जब संघीय मामलों पर क्या करना होता है, हमें संशोधन करना होता है, तो हमें केंद्र भी चाहिए, तो केंद्र में हो जाता है लोकसभा राज्यसभा। हमें राज्य भी चाहिए, लेकिन कितने राज्य, केवल आधे से अधिक राज्य, मतलब कम से कम आधे राज्य भी हमको मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो संशोधन पूर्ण हो जाएगा। तो जब संघीय मामलों पर हमें संशोधन होता है तो उसमें राज्यों की सहमति क्या है, आवश्यक हो जाती है,
ठीक, संघीय विषय जिस पर केंद्र तथा राज्य दोनों का हित जुड़ा होता है। देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद इस प्रक्रिया से संशोधित किया जाता है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन भी कर दिया गया है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसके अनुच्छेद 368 का जो क्लॉज है, उसका जो लास्ट क्लॉज है, उसमें हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद या ऐसे कौन कौन सा विषय है जो कि इस माध्यम से, कौन से माध्यम से, संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा क्या किए जाएंगे, संशोधित किए जाएंगे। ये विषय है अनुच्छेद 54, ठीक है, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन, उनकी रीतियां, अनुच्छेद 55 में जो दी गई है। फिर है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162, ठीक, ये चार अनुच्छेद। फिर आ जाता है भाग 5 का अध्याय 4, कौन सा अध्याय 4, अध्याय 4 में क्या है, संघ की न्यायपालिका। फिर भाग 6 का अध्याय 5 क्या है, यहाँ राज्यों का उच्च न्यायालय। फिर आ जाता है भाग 11, कौन सा विषय, विधायी विषय, भाग 1, ठीक है, मतलब इसमें भाग 11 में अध्याय 1 विधायी विषय। फिर आ जाता है 7वीं अनुसूची का कोई भी सूची, 7वीं अनुसूची की कोई भी अगर सूची उसमें बदलाव करना है तो वो कहां से होगा, तीसरे प्रकार से होगा। फिर आ जाता है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, कौन सा अनुसूची, 4वीं अनुसूची, ठीक। फिर आ जाता है स्वयं अनुच्छेद 368। अगर इसी अनुच्छेद में हमें क्या करना है, संशोधन करना है, तो हमें ये तीसरी प्रक्रिया का यहाँ पर क्या करना होगा, पालन करना होगा। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।